कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, लेकिन आगे 2 दिन जो है मुहर्रम हराम की 2 छुट्टियां हैं, उसको देखते हुए आज मार्केट ने जो आगाज लिया बिल्कुल नुमाया, अगर हम बोलें तो गैर मामूली तरीके से एकदम तेजी देखी गई। उसकी क्या वजूहात बनी? मार्केट ने 81,000 का जो है वो लेवल क्रॉस कर लिया। हमारे साथ साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ मौजूद है, उन्हीं से जानते। देखिए, ओवरऑल ये होता है जब भी मुहर्रम के आखिरी दिन होता है तो मार्केट में जो इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती, मार्केट ऊपर भी नहीं जाती। लेकिन इसकी वजह ये कि एक न्यूज़ ऐसी है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हो गया है IMF का, उसी को मार्केट इंतजार कर रही थी। और प्लस देखें, सारी चीज़ें अब जो है आपकी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जब IMF हो जाता है तो आपको बायलैटरल एजेंसी से भी सारे आपके लोन्स रीस्केड्यूल हो जाते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है इकोनॉमी के लिए, इसीलिए मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। मार्केट ने आज क्लोज 81,000 को मेंटेन कर जाएगी या इसके ऊपर आप देखते हैं सेलिंग प्रेशर भी आ जाए? देखिए, एंड में हो सकता है थोड़ा सेलिंग, लेकिन जिस तरह से भी मार्केट में बाइंग है तो लग रहा है कि आज ये लेवल हो सकता है कि मार्केट सस्टेन कर जाए। नहीं तो 2 दिन छुट्टियों के बाद भी मार्केट में ख्याल में कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा, अनलेस कोई ऐसी नेगेटिव, जैसे मैंने बोला, कोई न्यूज़ नहीं आती। पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही रहेगी मार्केट। ठीक है, अमीन यूसुफ जैसे उनका कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, वरना 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट दोबारा खुलेगी तो ऐसी कोई खबरें नहीं है जो मार्केट को डैमेजिंग हो। मार्केट को सहारा मिल रहा है, सरमाया का सरगर्म है और मार्केट एक अच्छे तरीके से आज परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। जी, फ्लोर मिल्स के बाद अब सीमेंट डीलर्स ने भी भारी टैक्स पर हड़ताल शुरू कर दी। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डीलर्स ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे एक और एसोसिएशन है फ्लोर मिल्स के बाद, सीमेंट एसोसिएशन और डीलर ने भी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर ने हड़ताल शुरू कर दी है। डीलर ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है, जिसकी बुनियादी वजह बताए भारी टैक्सेस और पॉइंट ऑफ सेल की वजह से सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार मुश्किलात का शिकार है। जो एसोसिएशन चेयरमैन है चौधरी साजिद का ये कहना है कि बजट में सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार पर आए भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डीलर का कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। और ये भी बताया कि पॉइंट ऑफ सेल के लिए सीमेंट पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कानून का इतलाक नहीं होता है। FBR की तरफ से सीमेंट डीलर और रिटेलर्स पर PSO का जबरदस्ती निफाज करने पर अराता किया जा रहा है। ये इल्जाम लगाया था कि सीमेंट डीलर्स और रिटेलर्स पर नाफिज करदा टैक्सेस बहुत ज्यादा है, जिससे कीमत बढ़ गई है। और यहाँ पहले ही कारोबार नहीं था, उसके बाद अब मजीद जो है पॉइंट ऑफ सेल की सिलसिले में तंग किया जा रहा है, जिस वजह से हुकूमत से अपील की है कि भारी टैक्सेस जो है वापस लिया जाए। पॉइंट ऑफ सेल का जो मामला है उसको भी देखा जाए, अगर ये नहीं होता है तो उसके ऊपर इन्होंने अभी इब्तदाई तौर पर मुल्क भर में जो सीमेंट की जो खरीदारी है वो रोक दी है और सीमेंट की फरोख्त भी रोक दी है। अशरफ, ये बताइएगा कि एक के बाद एक इदारा एसोसिएशन सामने आ रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, हुकूमत मुकम्मल या जुज़वी तौर पर उनके मुतालबात मान भी रही हैं। इस तरह IMF की शराइत को कैसे पूरा किया जाएगा? और साथ साथ ये बताइएगा कि जो अभी हड़ताल है इसके लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई है हुकूमत की तरफ से? ये बहुत अहम सवाल है कि अगर देखा जाए, आपको याद दिलाऊं कि सबसे पहले जो बजट के बाद स्ट्राइक की थी पेट्रोलियम डीलर्स ने की थी, जिसके बाद हुकूमत को एक कदम पीछे जाना पड़ा था और पेट्रोलियम डीलर्स पे जो विद होल्डिंग टैक्स यानी एजेंट बनाने का जो निफाज हुआ था वो वापस लिया गया था। फिर FBR ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद ये मामला टल गया था। उसके बाद अब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने जो है 3 रोज तक हड़ताल जारी रखी, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई। 10 रोज के लिए फ्लोर मिल्स ने स्ट्राइक को मौखर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये मसला अभी भी ताहाल मौजूद है। लेकिन अब ये तीसरा मामला है कि भारी टैक्सेस और पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि कोई भी डीलर मुल्क भर में कोई भी सीमेंट फरोख्त करता है उसकी दुकान पे अब पॉइंट ऑफ सेल जो FBR का वो लगाया जाएगा, जिसमें एक एक सीमेंट की बोरी जो बिकेगी उसकी रसीद बनेगी, जिसके बाद टैक्सेस रजिस्टर। और यहाँ पे एक चीज समझने का ये मामला है कि यहाँ FBR ने जो कहा है कि उसके साथ अगर हम IMF को देखें तो IMF कह रहे हैं हर किसी सेक्टर की आमदनी पर टैक्स लगा है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि तमाम बोझ आवाम पे मुंतकिल कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ के सीमेंट सेक्टर की बात करें, सप्लायर और रिटेलर ये दोनों यकीनी तौर पर जब फैक्ट्री से सीमेंट खरीदते हैं तो उसके बाद अपना मार्जिन रख के आगे बेचते हैं, तो उसके ऊपर ये टैक्स यानी उनकी आमदनी पे लगा है, यानी कितना बेच रहे हैं कितना कमा रहे हैं, लेकिन अवाम पे ही मुंतकिल कर देते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए मुल्क भर में सीमेंट की कीमत जो थी वो पहले ही बढ़ के यानी जो टैक्सेस है पर kg जो है वो 3 रुपए हो गया है, और उसके साथ जो है दीगर जो इनके ऊपर जो आमदनी पर टैक्स था वो भी अवाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। और सीमेंट की बोरी 1400 रुपए से बुलंद तरीन सतह पे एक बोरी पहुंच गई, जो कि 1200 साढ़े 1200 रुपए थी।
और बजट के बाद हमने देखा है मुसलसल जो सीमेंट की बोरी जो है बढ़ के 1400 रुपए से ऊपर तजावत कर गई। यही कंसर्न देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहने के कारोबार पहले ही ना होने के बराबर था। अब यहाँ जो भारी टैक्सेस है, पॉइंट ऑफ सेल का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ सेल में एक एक सीमेंट की बोरी फरोख्त करने पे उनको स्लिप देनी होगी, एफबीआर को हर महीने का डाटा देना होगा, सेल रिटर्न देना होगा। और यहाँ पे अगर ताजुर की बात करें तो अपने डाटा को रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान कराची ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए पेट्रोलियम डीलर्स, फ्लोर मिल्स मालिकान हड़ताल कर चुके हैं। अब हमें भी इस बारे में कुछ सोचना होगा। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। बिजली के फी यूनिट की बात किया है तो बिजली के फी यूनिट पे तकरीबन 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स, जो कि ताजिर रहनुमा हैं और अंजुमन ताजरान कराची के सदर। इनसे जानते हैं। देखें, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान, हमारे वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको हम रिलीफ देने जा रहे हैं और पता नहीं 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब 7 रुपये 12 पैसे का अचानक इजाफा जो है वो नेपरा की जानिब से जो किया गया था उसको इंडोर्स किया गया और उसको लागू कर दिया गया फौरी तौर पर। और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि ये जो है उन 200 यूनिट वाले सार्फिन से नहीं लिया जाएगा। तो ये मजाक के मुतरादिफ हो गया। और इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जो है वो मीटिंग्स होती रही हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो अपने बजट में तरामीम करने के बाद नया बजट जो है दोबारा से पेश करे उसको। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने उस बजट को इंडोर्स कर दिया है, उस पर जो है हिमायत का ऐलान किया। इस तरह ताजिर बरादरी जो है वो शदीद इस्तराब का शिकार है और यकीनन किसी बड़े लाएमल की तरफ जाना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते थे कि हड़तालों की तरफ जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत वालों ने हड़ताल की, उसके बाद आटा मिल मालिकान ने हड़ताल करी है और उसके बाद जो है अब ताजिरों की बारी आने वाली है। और उसके साथ साथ एक आध हड़ताल और भी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी चल रही है और दीगर लोग भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुख्तलिफ सिनेरियो जो है वो सामने आ रहा है और हो सकता है कि मुल्क भर में या कराची की सतह पर एक हड़ताल की जाए। जी बिल्कुल, ये हैं ताजिर रहनुमा जावेद शम्स जिन्होंने हड़ताल का अंदिया दिया है। और उनका कहना है कि जो इस वक्त मौजूदा बिजली की कीमतें हैं उस पर ही जो है वो कारोबार करना मुश्किल हो चुका है और मज़ीद बिजली महंगी की गई है, जिसकी वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएगी। जिस तरीके से हुकूमत ने दीगर सेक्टर को बिलखुसूस 200 यूनिट या से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ का कहा है, इसी तरीके से जो कमर्शल सार्फिन हैं उनको भी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि मुल्क की मईशत की तरक्की में ये भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। जी। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का बिजली की कीमत एक माह में 3 बार इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं बिजली के एक इदारे को हुकूमत की पूरी मशीनरी सपोर्ट कर रही है। लाइन लॉसेस और चोरी रोकने के बजाय इसका बोझ अवाम पर डालना दुरुस्त नहीं होता। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। देखा जा रहा है हुकूमत की जानिब से मुसलसल बेस टैरिफ में इजाफा हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है कि अभी नेपरा ने हालिया 7 रुपये 12 पैसे मजीद इजाफा कर दिया। इसमें टैक्सेस लगना बाकी हैं। क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी पे, ताजिर पे, सनतकारों पे, जानते हैं। जो ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के जो सदर हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, बिजली की कीमत तो रुकी नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल ऑफकोर्स बिल्कुल 100% समझ से बिल्कुल बाहर है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक एक महीने के अंदर बिजली के टैरिफ जो है वो 3-3 दफ़ा बढ़ रहे हो। पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल महीने में 3-3 दफ़ा बढ़ रहा हो और इस तरह का बेलगाम हुआ वो। ये एक इदारा पूरे पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश मार रहा है। ये एक इदारा 25 करोड़ अवाम का तेल निकाल रहा है। ये एक इदारा तमाम आपके इंडस्ट्रीज का उसने सत्यानाश मारा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक वाहिद इदारे को ऑब्लाइज करने के अंदर उन्होंने अपनी प्लानिंग करी होती है। आटे की प्राइस आपने 3-3 गुना बढ़ा दी, चावल की प्राइस आपने 3-3 गुना बढ़ा दी। क्योंकि मैं फूड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सदर हूँ तो मेरी इन चीज़ों के ऊपर बड़ी नज़र होती है और मुझे अक्सर और बेहतर इन चीज़ों का लेबर को जवाब देना होता है। आपने तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया, अब आपने उसके बाद बिजली उनकी महंगी करते जा रहे हैं, गैस आप उनकी महंगी करते जा रहे हैं और अब आपने उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए कि जो बंदा जिसकी अगर 1 लाख सैलरी थी, जिसका 1 लाख में उसका जो बजट नहीं बन पाता था घर का, अब उस 1 लाख पे उसका 15 से 20 हज़ार आपने टैक्स मजीद बढ़ा दिया और अभी आपने बिजली का टैरिफ भी मजीद बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद उन तमाम मुलाजिम पेशा लोगों को मजबूर कर रही है कि नहीं भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है
کہ آپ سوسائڈ کریں اور ملک کی آبادی کو کم کریں تاکہ ہمارے کچھ معاملات شاید بہتر ہو سکے. جی جیسا کہ آپ نے سنا شدید کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک ماہ میں جو بیس ٹیرف میں اس میں اضافہ کیا گیا. آخری جو نیپرا کی جانب سے ہوا ہے 7 روپے 12 پیسے کا اضافہ کیا جس میں ٹیکسز وغیرہ بھی شامل ہونا باقی اور یہاں پہ عام آدمی کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. کالعدم بلدیہ جنوبی کے ملازمین کے ساتھ فراڈ ہو گیا. 3 ملازمین 7 برس گزر جانے کے باوجود حج کی سعادت نہ حاصل کر سکے. 2017 میں بلدیہ جنوبی نے 6 ملازمین کو حج پر بھیجنے کے لیے نجی کمپنی سے معاہدہ کیا تھا. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. جی رضوان. جی بالکل 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن کالعدم بلدیہ جنوبی کے وہ ملازمین جن کو 7 سال قبل 6 ملازمین کے لیے حج قرآن اندازی میں نام سامنے آیا اور نجی کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو حج پر بھیجا جانا تھا لیکن 7 برس گزر جانے کے باوجود صرف 3 ملازمین ہی بھیجے جا سکے اور بقیہ 3 ملازمین سے جو ہے اضافی رقوم ایجنٹ نے جو ہے بٹورنے کے باوجود ان کو حج کی سعادت کے لیے روانہ نہیں کیا. متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, فرمائیے گا کیا معاملہ ہے یہ سر؟ یہ 2017 میں ہماری قرآن اندازی ہوئی جس میں 3 آدمی چلے گئے اور 3 ہم رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا. اس نے اضافی رقم بٹول کر کتنے پیسے اضافی لیا ہمارے سے 4.5 لاکھ روپیہ. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ نے اپنے افسران سے اعلیٰ حکام سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, افسران سے ہم کیا رابطہ کریں, ہم نے تو اس کو پیسے دیے نا. ہم تو اس سے بات کریں گے کہ بھائی اس کو ہم نے بولا بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا یار کام کر دو. تقریباً 2017 سے جو ہے نا اس نے ہمارے سے پیسے لیے آج کے لیے 4.5 لاکھ روپے اور آج کل کرتے 2 سال وہ گزرے. اس تو بعد بھائی یہ 6-7 سال گزر گئے. پھر اس نے بولا بھائی آپ ایسا کرو, میں آپ کو عمرے کے لیے آپ کے بچوں کو اور آپ کو عمرے کے لیے بھیج رہا ہوں, آپ ایسا کرو میرے کو اور پیسے دے دو میں عمرے کے. ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے, اگر آج نہیں کرا سکتے عمرے کے لیے بھیج دیں. پیسے اور دیا پھر 4.5 لاکھ روپے اس کو اور دیے. اس نے بولا ٹھیک ہے میں بھیج دوں. پھر اس تو بعد آج کل کرتے بھائی 1 سال پورا گزر گیا. داد رسی کے جو ہے وہ ازالہ یہ چاہتے ہیں, داد رسی کے جو ہے منتظر ہیں انتظامیہ کی جانب سے 9 لاکھ روپے فی کس اضافی وصول کرنے کے باوجود یہ تینوں ملازمین جو ہے تاحال منتظر ہیں, نہ حج پر جا سکے نہ ہی ان کو ان کی فیملی کے ساتھ جو کہ دوبارہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عمرے پر بھیجیں گے وہ بھیجا جا سکا. ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس ایجنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کی متاثرہ افراد کی جو رقم ہے وہ واپس دلائی جائے اور ان کو حج یا عمرے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ سرکاری سطح پر بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں. بحران پہ بحران. محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں افسران کا بحران ہو گیا. چیئرمین چھٹیوں پر 3 ڈائریکٹرز عہدے ہی چھوڑ کر چلے گئے. صوبائی وزیر محمد بخش مہر کے قریبی دوست کا محکمہ پر راج برقرار. شہریار مہر کے حکم ماننے سے افسران نے انکار کر دیا. جی بالکل, آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں افسران کا بحران ہے. چیئرمین چھٹیوں پر چلے گئے, 3 ڈائریکٹرز عہدے ہی چھوڑ کر چلے گئے. صوبائی وزیر محمد بخش مہر کے قریبی دوست کا محکمے پر راج برقرار ہے. شہریار مہر کے حکم ماننے سے افسران نے انکار کر دیا. کراچی والے ہو جائیں تیار, شہر میں آج سے گرمی بڑھنے کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں آئندہ 2 روز کے دوران درجہ حرارت 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مزید بتائیں گی آئمہ خان. جی بالکل, دیکھیں کراچی میں آج سے جو ہے وہ درجہ حرارت کی شدت میں اضافے کا امکان ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ خاصی زائد محسوس کی جا رہی ہے. مطلع جو ہے وہ صاف ہے, دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور شہر میں جو ہے وہ اس وقت آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے تفصیلات. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئندہ 2 روز تک موسم کس طرح سے رہے گا؟ دیکھیں تھوڑا سا گرم ہو جائے گا موسم کراچی کا, جیسے پچھلے دنوں سے چل رہا تھا. ہاٹ اینڈ ہیومڈ تو ہے ہی لیکن ٹیمپریچر بہت ہائی نہیں جا رہا تھا, 35-36 کے درمیان رہ رہا تھا. اب اگلے 2 یا 3 دن یہ امکان ہے کہ کچھ بڑھ جائے گا, 38 یا 39 تک جا سکتا ہے کل اور پرسوں دونوں دن. آج بھی 37 تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لو پریشر ایریا انڈین گجرات سائڈ سے اگین اپروچ کر رہا ہے جو آگے چل کر 18-19 کو پھر بارش کا بھی باعث بنے گا, خاص کر لوور سندھ میں تھرپار کربدین اور ٹھٹھا سائڈ پہ, اور کراچی میں بھی پھر 18-19 کو امکان ہوگا. کراچی میں
اس کے باعث یہ سیوریج تھوڑی سی معطل رہا کرے گی دن میں. دیکھیں ہیٹ ویو تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, لیکن 2 دن ٹیمپریچر بڑھے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جولائی کا ٹیمپریچر جو ایوریج ہے وہ 33.6 ہے, تو کوئی 4-5 ڈگری یعنی دو دن کے لیے ہے, اس میں یعنی 4 سے 5 ڈگری بڑھ سکتا ہے, 2 دن ایوریج سے اوپر جا سکتا ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہی سی بریز کی عارضی طور پر معطلی اس کی وجہ ہوگی. پھر امکان ہے کہ جو وہی لو پریشر ایریا جب موو کرے گا آگے تو کچھ نہ کچھ بارش کا باعث بنے گا. 18 یا 19 کو کراچی میں بھی اور دوسرے اضلاع میں بھی, ٹھٹھا, تھرپارکر اور بدین وغیرہ سائٹ پہ بھی. 17 تاریخ کو بھی پرسوں یعنی کراچی میں کسی جگہ پہ کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ ویسے تو لائٹ رین اور ڈریزل کے چانسز رہتے ہیں رات میں, لیکن 17 کی شام کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے, کچھ نہ کچھ کہیں چند ایک علاقوں میں. ویسے تو گرمی رہے گی لیکن ہو سکتا ہے 17 تک بارش ہو جائے. بہت شکریہ آئمہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں کراچی کینٹ اسٹیشن پر 55 انچ کی اسکرین نصب کر دی گئی ہے جس پر تمام ٹرینوں کے شیڈیول دکھائے جا رہے ہیں. دیواروں پر رنگ و روغن اور مسافروں کے لیے نئی کرسیاں بھی لگا دی گئیں, جبکہ فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ. جی بالکل, میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں, اور جیسا کہ جب میں اس سے پہلے وقت میں یہاں کراچی کینٹ اسٹیشن پر آئی تھی تو یہ بجٹ کے تحت یہ بتایا جا رہا تھا کہ کراچی کینٹ اسٹیشن پر مزید نئی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے, اور LCD جو ہے وہ نصب کی جانے والی ہے جس کی ڈمی ہم نے جو ہے وہ یہاں پر دیکھی تھی. اب جو ہے وہ باقاعدہ 55 انچ کی LCD جو ہے وہ پلیٹ فارم کے انٹرنس پہ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. آپ کو میرے رقم میں جو ہے وہ LCD 55 انچ کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. اس پہ باقاعدہ ٹرین شیڈیول بھی چل رہا ہے. مختلف چیزیں جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ان LCDs پہ چلتی نظر آ رہی ہیں, جو مسافروں کی معلومات میں مزید اضافہ کریں گی اور مسافروں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گی. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بتائیں کینٹ اسٹیشن پہ کیا تبدیلی آئی, تو کینٹ اسٹیشن کی تمام دیواروں کو جو ہے وہ نئے رنگ سے جو ہے وہ رنگ دیا گیا ہے. فلٹریشن پلانٹ پہ بھی یہاں پر مزید کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, جبکہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے یہ جو تمام کارکردگی کی گئی ہے یہ اس وقت جو ہے وہ صرف کراچی کینٹ اسٹیشن پہ کی گئی ہے. LCDs کا لگانا یا پھر نیا کلر کرنا یا پھر انٹرنس پہ جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگانا, تمام کام جو ہے وہ اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر کیے گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسے لانڈ اسٹیشن پر, ڈگ روڈ اسٹیشن پر, سٹی اسٹیشن پر. کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس معطل ہے. مرکزی جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف میں موبائل فون سروس معطل کی گئی ہے. محرم الحرام میں بغیر اجازت جلوس اور ریلی نکالنے پر پابندی عائد ہے. 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک رہے گا. محرم کے دوران اسلحے کی نمائش اور ڈرون کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی. محرم الحرام کی قدیم روایت. شہر بھر میں سبیلوں کا اہتمام. پان منڈی کے مقام پر 75 سال سے لگائی جانے والی سبیل بھی سج گئی. اسٹیل کے ڈھانچے سے تیار سبیل کو چاندی کی سبیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے. محرم الحرام میں سبیل سجانے کی روایت. شہر کے مختلف مقامات پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگ گئیں. پان منڈی کے مقام پر 75 سال سے لگائی جانے والی سبیل سج گئی. پان منڈی میں سجائی جانے والی قدیمی سبیل کو اسٹیل کے ڈھانچے کے سبب چاندی کی سبیل کے نام سے پہچانی جاتی ہے. منفرد سبیل کو امام حسین علیہ السلام کی زری کی مناسبت سے بنایا گیا ہے. شہدائے کربلا کے نام سے سجائی جانے والی سبیل میں ننھے بچے بھی اپنے معصوم ہاتھوں سے شہریوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ امام حسین کے جو ہے اس کی زری کی وہ اس کی یاد میں ہم لوگ نے یہ زری ہم نے بنائی ہے, سبیل بنائی ہے. یہ اسٹیل کی ہم نے بنائی ہے, پیور اسٹیل ہے. یہ ہر سال سجائی جاتی ہے محرم کے دنوں میں, اور 10 محرم تک یہ یہاں پہ رہتی ہے. 10 سمجھے, جب تک یہ عاشورہ کا دن ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا, جب تک اس کے بعد کھل جاتی ہے. یہ پہلی محرم سے یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے, امام حسین کے لیے لگی ہوئی ہے. پہلی محرم سے 10 محرم تک یہاں پہ لگی رہے گی اور ہم یہاں پہ پانی پیتے ہی رہیں گے. پان منڈی کی چاندی کی سبیل ہر سال 1 سے 10 محرم تک سجائی جاتی ہے, جس سے روزانہ ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں. سول اسپتال میں طبی عملے اور مریضوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈرگ اینڈ پوائزن انفارمیشن سینٹر قائم کر دیا گیا, جہاں کال کر کے اپنی بیماری اور علاج کے حوالے سے مفت معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے.
जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में, जहां पर आवाम की सहूलत के लिए अस्पताल की इंतजामिया ने सरकारी अस्पताल में पहली बार ड्रग एंड पॉइजन सेंटर कायम किया, जहां पर सिंध भर से यहां पे मुफ्त कॉल करके यहां पे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, जहां पे फार्मासिस्ट यहां पर मौजूद हैं और बेहतर सहूलत फराहम की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम जैनब, जो कि यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, इनसे पूछते हैं इस हवाले से। आप बताइएगा, सिंध में पहली बार सरकारी अस्पताल में ये ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया, क्या कहेंगे, कितना अच्छा इकदाम है और कितना सहूलत मिल रही है आवाम को? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये बहुत अच्छा इकदाम है। 2016 से हम इंडक्शन के बाद से ये कोशिशें करें कि हम DPIC की सर्विस फ्राहम करें। तो इस दफ़ा MS ने और हमें हमारी हायर मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर, और ये सर्विस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेटअप तो 24/7 ये फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, DPIC बेसिकली जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितने भी हैं या जनरल पब्लिक है, दवा से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, दवा कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, मिस हो जाए, डोज ओवरडोज हो जाए, उसकी डोज कितनी है, अगर डाइल्यूट करनी है तो वो कैसे डाइल्यूट करनी है, लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है, उसका प्रॉपर डाइल्यूट क्या है, या अगर आपके घर में वालिद वालदा कोई दवा ले रहे हैं उससे रेलिवेंट, या बच्चा कोई ले रहा है तो उससे रेलिवेंट A to Z इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। एंड जैसे आपने मेंशन किया कि सिंध भर के लिए फैसिलिटी है, तो हमारी तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान भर से कोई भी इस नंबर पे कॉल करेगा या व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल या मैसेज छोड़ेगा तो हम उसको भी इंटरटेन करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थी गुलाम जैनब, जिनका कहना था कि सिंध भर से जो है वो कॉल आ रही हैं, ज़्यादातर जो तिब्बी अमले की कॉल्स हैं, लेकिन आम आवाम भी यहाँ पे फ़ोन नंबर पे कॉल करके यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से उनको आगाही मिलती रहे। अगर घर में भी किसी घर के अंदर भी कोई मरीज़ हैं तो वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। जी। रेंजर्स ने 8 मुहर्रम उल हराम को अज़ादारों की सिक्योरिटी के साथ मेडिकल कैंप भी लगा लिए। मेडिकल कैंप्स में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, बता रही हैं अक्सर शेख। जी, आज 8 मुहर्रम उल हराम है और 8 मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद होगा। अज़ादारों का भी आमद का सिलसिला जो जारी है। इतनी गर्मी होने के बावजूद अज़ादार की बड़ी तादाद जुलूस के अंदर शिरकत करने के लिए आ रही है, और इस गर्मी में जो मातमी हैं, जो अज़ादार हैं, जो अज़ादार मातम करेंगे, उनके लिए सिंध रेंजर्स ने मेडिकल कैंप और सिविल का भी एहतमाम किया है। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, जान बचाने वाली भी हैं, और जिनको जो मातम करेंगे, जो मातमी अज़ादार हैं, उनके लिए भी है। किसी की तबीयत नासाज हो जाती है, यहाँ पे सारी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिस्तर का भी एहतमाम किया है। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो उसके लिए ड्रिप का भी इंतज़ाम किया गया है कि गर्मी इतनी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से अगर अज़ादारों की तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर हर किस्म की अद्वियात भी मौजूद हैं। सिविल का भी एहतमाम किया गया है, ड्रिप्स का भी एहतमाम किया गया है ताकि कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया। जज शाहिद अली मेमन ने मुलजिम तंजीम नवाज को 5 साल कैद की सजा सुना दी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें, पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार होने वाले मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की शाहिद अली मेमन ने मुलजिम तंजीम नवाज को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मुलजिम को दोहरे इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने मुलजिम को इक़दाम कत्ल पर 3 साल जबकि पुलिस वाले पर तशद्दुद करने पर 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ ही अदालत ने मुलजिम पर 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये तहरीर किया है कि मुलजिम ने अपने दिफा में जो मौक़िफ़ अपनाया उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। मुलजिम ने सहते जुर्म से इनकार किया, ताहम वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाया। इस्तगासा के मुताबिक वाक़या 2 साल कबल अप्रैल 2022 में पेश आया था, जब पेट्रोलिंग पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल सवार इन 2 मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। ताहम इन मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में मुलजिम तंजीम नवाज ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हुआ। ताहम इसका जो दूसरा साथी था आसिफ, वो फ़रार होने में जो है वो कामयाब हो गया था। इसके बाद जो मुलजिम तंजीम नवाज है, इसे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और फिर ट्रायल चला और अब इसे अदालत ने सज़ा सुना दी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलिस्तान जौहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। सादात अमरोहा के ज़ेरे इंतज़ाम 8 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस दोपहर 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नुमाइश चौरंगी पर रेस्क्यू इदारों की एम्बुलेंसेज, मेडिकल कैंप तैयार। निश्तर पार्क से निकलने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया अखाड़ा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जान लेते हैं ताहा मलिक से। जी।
जी बिल्कुल, देखिए आज सादात अमरोहा के ज़ेर एहतमाम जो है 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है वो नशा पार्क से निकाला जाएगा। और इस जुलूस की अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो है यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मैं नशा पार्क पर मौजूद हूँ। अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाएँ कि यहाँ पर जो है हमें रेस्क्यू इदारों की गाड़ियाँ जो है वो भी खड़ी हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर साथ ही हमें पुलिस और रेंजर्स की जो है वो इजाफी नफरी भी लगी हुई नज़र आती है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर रोड की भी सफाई को मुमकिन बनाया गया था। यहाँ पर जो SSW की गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं, वो सफाई करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। जबकि मुख्तलिफ सबीलें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात का जिक्र करने वाली ये भी है कि यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। रेंजर्स की जानिब से यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। बाकी डिफरेंट NGOs की जानिब से भी यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की नागवार सूरत हाल से निमटने में ये जो मेडिकल कैंप है अपना किरदार अदा कर सके। यहाँ पर ये बात भी बताई जाने वाली है कि ये जो जुलूस है वो 1:30 बजे निकलेगा, जो कि अपने रिवायती रस्तों से होता हुआ 12 इमाम पर रुकेगा और वहाँ से फिर आगे खारादर हुसैनी ईरानिया पे जो है ये जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के लिए जो मजलिस है शुरू, वो अब से कुछ चंद लम्बे बाद जो है बताया गया है कि वो शुरू हो जाएगी। और मजलिस शुरू होने के बाद जो है वो फिर 1:30 बजे यहाँ से नष्ट पार्क से ये जुलूस बरामद होगा, जो कि रिवायती रस्तों से होता हुआ आगे की तरफ जाएगा, जिसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि पुलिस हुक्काम की जानिब से भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन विज़िट किया जा रहा है और साथ ही स्काउट्स का जो अमला है वो भी यहाँ पर तैनात है। वो अज़ादारों की चेकिंग कर रहा है और उनको अंदर आने की इजाज़त दे रहा है। जी।